नमस्कार, कैसे हैं? आज फिर मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और आप लोगों से पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ विशेष मुद्दों पे चर्चा चाहता हूं कि किस तरह से पूरी दुनिया में शांति के लिए लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी के बारे में मैं आज चर्चा करना चाह रहा था और उसी परिप्रेक्ष्य में एक महान हस्ती हैं जिनका नाम है लोब्जंग। तो लामा लोब्जंग तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी किताब हमारे पास ये है जिसे आप लोग देख रहे हैं। आप लोग इस किताब को देख पा रहे होंगे। उनके द्वारा ये किताब मिली और बड़ी अच्छी पुस्तक है। गुरुजी ने जो लोगों तक मुफ्त पहुंचवाई उनके प्रयास से, और इस किताब के बारे में मैं आज चर्चा करना चाह रहा था कि किस तरह से किताबें हमारा जीवन को बदलती हैं और किस तरह से किताबों के माध्यम से संस्कृतियां एक दूसरे तक पहुंचती हैं, विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं और किताबों के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते हैं। तो इन्हीं चर्चाओं को लेके मैं आप लोगों के बीच आज आया हूं और लामा लोब्जंग जी के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना जरूरी समझता हूं कि लामा लोब्जंग जी ने क्या क्या किया और किस प्रकार से उन्होंने इस पुस्तक को भी छपवाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो यूं बताऊं आपको कि लामा लोब्जंग जी एक बुद्धिस्ट मोंक हैं, सॉरी अब थे हैं, क्योंकि अभी वो कल स्मृति शेष हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब वो हमारे बीच नहीं है, तो उनके लिए हमारी गहरी संवेदनाएं भी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम बुद्धिज्म के क्षेत्र में किया और स्पेशली मानवता के लिए उन्होंने जो किया। खासकर तो वो मूल रूप से रहने वाले लद्दाख के थे, लेकिन अशोका मिशन जो दिल्ली जगह है, अशोका मिशन मेहरौली के पास, उस जगह में गुरुजी बहुत लंबे समय से रह रहे थे और वहां पे गुरुजी का बहुत बार आशीर्वाद हमें और उनकी देशनाएं, उनके द्वारा बताई हुई बातें हमें बहुत बार प्रभावित की हैं और मेरे जीवन को प्रभावित की हैं उनके द्वारा बताई हुई बातें। अभी हाल ही में करीब 6 महीने पहले मैं गुरुजी से मिला था और उस समय हमारे साथ थे जापान के जुनसुई तारासावा गुरुजी थे, वियतनाम के गुरुजी थे और कुछ उपासक भी थे। तो हम लोग उनके यहाँ जाके मुलाकात किए और उनसे कुशल क्षेम जानना चाह रहे थे, उनसे मिलके। लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत टाइम से, कोविड के टाइम से ही खराब चल रहा था। तो हम लोग चर्चा उनसे किए, करीब आधे घंटे की चर्चा हुई और ये पुस्तक जो उन्होंने दिया हमें, बौद्ध चर्या विधि, तो ये पुस्तक प्रिंट उन्होंने कराया हुआ था ताइवान से। ताइवान की एक कंपनी है एक, जो कि पुस्तकों को फ्री में छापती है, द कारपोरेशन बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन। यह पुस्तक बिना मूल्य वितरण के लिए है, बिक्री के लिए नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में ताइवान ये काम कर रहा है और दुनिया के जो महान बौद्ध भिक्षु हैं या महान उपासक हैं, उनकी पुस्तकें वो फ्री में छापते हैं और बिना मूल्य के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को देते हैं। तो ये गुरु जी द्वारा संकलित पुस्तक है लामा लोब्जंग जी द्वारा। इसमें लिखा भी है संकलनकर्ता लामा लोब्जंग। तो इसके बारे में हमें ये बताना था कि गुरु जी तो स्वयं लामा है और वो महायान की शाखा से हैं,
लेकिन उन्होंने जो ये संकलन किया है बौद्ध चर्या विधि, वो स्पेशली जो नॉन हिमालयी हिमालय के लोगों का जो एक कल्चर है, बुद्धिस्ट लोगों का एक कल्चर है, वो उस परंपरा को वो फॉलो करते आ रहे हैं बहुत समय से। लेकिन जो गैर हिमालयी भारत के बाकी हिस्सों के लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, या पूरे दक्षिण भारत के लोग हों, तो ये कहीं ना कहीं उस परिपाटी को भूल गए थे, और वो चीजें उन लोगों के स्मृतियों से ओझल हो गया था। तो गुरु जी का ये प्रयास था कि जो परिस्थितियां या जो उनके विधि विधान थे प्राचीन समय में, उस विधि विधान के अनुरूप ही गुरु जी ने इस पुस्तक का संकलन किया है और इसे लिपिबद्ध करवाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, एक गुरु जो कि एक लामा परिपाटी के हैं, और वो थेरवादी परिपाटी परंपरा की जो बात है, जो प्रचलन में था, जो इनके संस्कृतियों में था, तो इस चीज को लेके, अच्छा विवेक कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि बुद्धिज्म के लिए, शांति के लिए लामा लोबजंग जी ने क्या क्या किया है। तो अभी मैं लामा जी के बारे में चर्चा कर रहा था कि लामा जी एक लामा परिपाटी से थे, तिब्बती परंपरा से थे, लेकिन उन्होंने थेरवादी परंपरा के जो प्रचलन में चीजें थी, जो संस्कार में चीजें थी, उनको उन्होंने इस पुस्तक में लिपिबद्ध किया हुआ है। त्योहारों के बारे में उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा के बारे में, ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के बारे में उन्होंने बताया है, और बुद्ध वचनों को उन्होंने पाली में संकलित किया है। रतन सुत के बारे में गुरु जी ने अष्टशील और नमस्कार में नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स की बात उन्होंने की है। पंचशील की बात उन्होंने लिखा है, शील परिच्छेदन, जो कि बुद्धिज्म में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शील परिच्छेदन। वो धम्म याचना की बात उन्होंने गुरु जी ने लिखा है। यानी कि मैं इस पुस्तक को जब पढ़ा तो कहीं ना कहीं ये पाया कि ये पुस्तक एक तरह से वो थेरवादी परंपरा की बात कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग ये जानते हैं और ये समझते भी हैं कि बुद्धिज्म किसी व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष का धर्म नहीं है, ये बल्कि मानवता को स्थापित करने का धर्म है। और इस पुस्तक के माध्यम से गुरुजी आम जनमानस तक बुद्ध के वचनों को उन्हीं की परिपाटी में, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं की सभ्यताओं के माध्यम से गुरुजी पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी हमें भी, और अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने बुद्ध के वचनों को हम लोगों तक पहुंचाया। और ये चीजें अब आप लोगों को करने की जरूरत है, आप लोगों की आवश्यकता भी है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में शांति की जरूरत है। और ये शांति की स्थापना के लिए उन महापुरुषों की बातों को, उन महान हस्तियों की बातों को लेके आपको जन जन तक जाना चाहिए। अब जैसे हमने एक ये वीडियो का माध्यम हमने चुना, एक ये ऑडियो विजुअल जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसको हमने चुना। और गुरुजी तो उस जमाने में अपने अथक प्रयत्न से उन्होंने एक आईबीसी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की स्थापना उन्होंने किया था अपने समय में। वो समय में जिस समय की पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा था, तो लामा लोब्जंग गुरुजी ही संस्थापक उसके थे, आईबीसी के, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। बाद में उसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में लिया, और नियंत्रण में तो नहीं कह सकता हूं, बल्कि ये कह सकता हूं कि उसके रख रखाव और उसकी काफी सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, आईबीसी को और अच्छे से अस्थायित्व देने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उसे अपनाया। और वो पूरी दुनिया तक कई सारे कॉन्फ्रेंस और कई सारे मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करता है आईबीसी।
दिल्ली में भी करता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, मंगोलिया में, और सेंट्रल एशिया के बहुत से देश हैं, उत्तर पूर्व के बहुत से देश हैं, और हमारे भारत के भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां जहां ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है और बुद्धिज्म की बात को, विश्व शांति की बात को आम जन तक पहुंचाता है। तो इसकी शुरुआत गुरुजी ने ही की थी। तो लामा लोब्जंग जी उस समय जब ये शुरुआत कर रहे थे, तो मेरा भी ऐसा सौभाग्य था कि मैं भी उस चीजों को मैं देख समझ रहा था कि किस तरह से गुरुजी एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि भारत या दुनिया को उसकी सख्त जरूरत थी। क्योंकि शांति की जरूरत तब और भी ज्यादा हो जाती है जब अराजकता बढ़ रही होती है और भौतिकवाद अपने चरम सीमा पे होता है। तो भौतिकता तो उसकी आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन जब भौतिकता अति के रूप में बढ़ती हो तो ये आलोचना का एक पक्ष बनता है, और ये मजबूत पक्ष हो जाता है जब वो चीजें न्यूक्लियर तक पहुंच जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर से बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो सही मार्ग आपको कहाँ से मिलेगा? तो सही मार्ग आपको वो चीज बुद्ध के धम्म से मिलेगा। वीरेंद्र मौर्य सर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हैं और आप अक्सर हमें सुनते हैं। और हमें क्या, बल्कि हम तो बुद्ध के वचनों को, बुद्ध की परिपाटी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि शांति किस तरह से दुनिया में कायम हो और लोग सशक्त और मजबूत बने। और उसी के क्रम में गुरु जी का जो प्रयास था, वो पूरी दुनिया के कम से कम 60 देशों तक गुरु जी के माध्यम से, फिर से आईबीसी के माध्यम से लोग पहुंचे। और अभी पिछली बार जब हम गुरु जी से मुलाकात करने के लिए, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मैं और जापान के गुरुजी और वियतनाम के गुरुजी जब गुरु के जी के पास, लामा लोब्जंग जी के पास जब हम लोग गए, तो उनकी तबीयत काफी नासाज थी, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। वो वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट जो अशोका होटल में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस टाइम में बड़ा अच्छा मैनेजमेंट था भारत सरकार का, और दुनिया के लोग आए। और मैं देख रहा था कि किस प्रकार से लोग हर मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। पहले दिन चीफ गेस्ट के रूप में भारत के प्रधानमंत्री थे, और दूसरे दिन चीफ गेस्ट उसके परम पावन दलाई लामा जी थे। तो मैं देख रहा था कि दुनिया भर के बहुत से स्कॉलर, बहुत से पीएचडी, बहुत से समाज शास्त्री लोग इन चीजों के ऊपर में, गंभीर मुद्दों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। और बहुत से डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट थे, समाज शास्त्री लोग थे, वो लोग भी चर्चा कर रहे थे। पर्यावरणविद भी थे, पर्यावरण के चाहने वाले बड़े अपने अनोखे अंदाज में बता रहे थे कि बुद्धिज्म के माध्यम से किस तरह से दुनिया के पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो मैं तो बड़ा अवाक था उस चीज को, उस क्षण को अभिभूत करके, कि दुनिया के सभी लोग अपने अपने समस्याओं का समाधान बुद्धिज्म के माध्यम से खोज रहे हैं। और वो कोई धर्म, क्षेत्र या परंपरा की बात नहीं थी। बहुत से क्रिश्चियन थे, बहुत से मुस्लिम थे, बहुत से हिंदू थे, बहुत से पारसी थे, बहुत धर्मों को मानने वाले, बहुत क्षेत्र से लोग आए हुए थे। और इन चीजों के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बुद्धिज्म के द्वारा दुनिया में शांति, पर्यावरण, विश्व शांति, ये सारी चीजें स्थापित हो सकती हैं। तो इसकी शुरुआत सोचिए, कितनी बड़ी शुरुआत लामा लोब्जंग जी ने किया। अब वो हमारे बीच नहीं है, कल वो स्मृति शेष हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए गुरु जी। और बड़ा भावुक समय था मेरे लिए, क्योंकि गुरु जी से कई बार मुलाकात मेरी बनारस में, गाजीपुर में, दिल्ली में, कई स्थानों पे हुई। और उनके अशोका मिशन में भी कई बार हुई, कई बार गुरु जी से चर्चा हुई, बड़ी गंभीर मुद्दों पे चर्चा हुई। कोविड में गुरुजी को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा फिजिकली, उसी के चैलेंज की वजह से गुरुजी इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले गए। बड़ा दुख हुआ। पूरी दुनिया के कई देशों के लोगों ने, विद्वान लोगों ने, इतिहासकार लोगों ने, भंते लोगों ने, इमिनेंट पर्सनालिटीज जो है, सबने दुख व्यक्त किया, सबने संवेदना व्यक्त किया है उनके निर्वाण को लेके।
तो ये चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए कि दुनिया भर में कौन लोग हैं जो विश्व शांति की बात करते आ रहे हैं, और हमारी क्या एक सोच होनी चाहिए, हम किस तरह से आगे बढ़ चढ़ के और दुनिया में इन चीजों को स्थापित करें। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था गुरुजी की लिखी किताब जो बौद्धचर्या विधि थी। तो ये बहुत जानने वाली और समझने वाली बात है कि ये जो ताइवान की संस्था है जो फ्री में बुक को पब्लिश करती है, बहुत सी बुकें इस संस्था के मेरे पास हैं, जो कि कारपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन है। तो ये फ्री में पुस्तकें हम लोगों तक पहुंचती हैं। तो इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमें लोगों के बीच जाके बताने की भी आवश्यकता है। ये पढ़ के स्वयं आत्मसात तो करने की जरूरत है ही, लेकिन दुनिया में बताने की जरूरत है कि किस तरह से आप शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो आज की जो चर्चा मैंने शुरू की थी कि पुस्तकों के माध्यम से किस तरह से लोग पहुंच सकते हैं और किस तरह से लोगों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरुजी हमारे बीच हैं, अगर उनकी स्मृति है, तो पुस्तकों के माध्यम से। अगर ये पुस्तक गुरुजी ने न लिखी होती, न बताई होती, तो शायद हमारे बीच गुरुजी की एक दी हुई एक थाती है मेरे पास। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने एक विरासत की परिपाटी हमें एक सौंपी है। तो ये चीजें हैं जो हम पुस्तकों से जानते हैं। और अभी तो हमने कुछ पुस्तकें मंगाई हैं, हमारे मौर्य सर ने एक पुस्तक जो है वो बनारस से भेजी है, करीब जिसमें विभिन्न राइटर्स जो कि दुनिया भर में बहुत फेमस वो राइटर्स थे और भारत में समय समय पे यात्रा किए, जिसमें कि वेनसोंग हैं, इत्सिंग हैं और फाहियान हैं और इबन बतूता हैं। ये सारे लोग भारत में जब आए और इन्होंने भारत को देखा, तो यहाँ के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखा। उस समय की बात हम आज कैसे जाने, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं तो वीरेंद्र मौर्य सर का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक आपके माध्यम से हमारे पास आ रही है, अभी मिली नहीं है, जल्दी मिलने वाली है। तो ये चीजें हम लोग को जानना चाहिए कि पुस्तकें किस तरह से एक दूसरे संस्कृति को जोड़ती हैं। अब सोचिए कि वो राइटर जो आए थे उस जमाने में, यूनान से आए थे, चाइना से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तिब्बत से आए थे, फारस से आए थे। वो लोग भारत के बारे में जानना चाह रहे थे, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना चाह रहे थे, और उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। और वो उनके लोगों के काम आई होगी कि नहीं आई होगी हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमारे काम आ रही है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने अपने लोगों के लिए लिखी होगी उनके काम आई या ना आई, लेकिन जिसके बारे में लिखी उन लोगों को काम आ रही। अर्थात भारत के लोग अब पढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से इन पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है और बड़ी तेजी से पाठक इसको पढ़ रहे हैं कि आखिर विदेश के लोगों ने, भारत के बाहर के लोगों ने भारत के बारे में क्या लिखा है। छोटेलाल कुशवाहा जी, अच्छा लग रहा है आप आए और जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो ये चीजें, दिनेश सिंह जी, जय भारत सर, तो ये चीजें हम लोगों को जानने की जरूरत है कि पुस्तकें किस तरह से हमारे बीच आ रही हैं। धर्म के माध्यम से आ रही हैं, इतिहास के माध्यम से आ रही हैं, संस्कृति के माध्यम से आ रही हैं, आत्मकथाओं के माध्यम से। लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी, लेकिन वो हमारे काम की चीज हो रही है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने उस जमाने में धर्म के बारे में बताया और उस समय के गुरुओं ने उसको कंठस्थ किया, उनके चाहने वालों ने, उनकी परिपाटी को मानने वालों ने उसको कंठस्थ किया, उसको याद कर लिया। बाद में वो लिपिबद्ध हुआ। अशोक के जमाने में वो बहुत सी चीजें लिपिबद्ध हुई हैं, जैसा कि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इनका वाचन हुआ और कैसे इनको लोगों ने कंठस्थ किया, फिर वो चीजें कैसे मेमोरेबल हुई और वो कैसे फिर दुनिया के बाहर देशों में गई। अब दुनिया के बाहर के देशों से कैसे भारत में भी आ रही हैं और दुनिया के देश एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इन चीजों को लोग समझ रहे हैं।
तो ये चीजें जब हम लोग जानेंगे समझेंगे तो ये भी पाएंगे कि किस तरह से एक दूसरे के लिए ये माध्यम बन रही है किताब। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को भी जाननी चाहिए, और किताब से लगाव रखिए। सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है, सब कुछ इस मीडिया नहीं है। मीडिया का जो मेन स्ट्रीम, जो मेन माध्यम है, वो किताबें हैं, जिसकी वजह से आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं या दुनिया आप तक पहुंच रही है। तो किताबों से आप लोग लगाव रखिए, खूब किताब पढ़िए, डेली बेसिस पे किताब पढ़िए। मैं तो पढ़ता हूं, मैं किताब डेली बेसिस पे पढ़ता हूं। कभी आधा पेज, कभी एक पेज, कभी दो पेज, कभी एक ही पैराग्राफ, लेकिन किताब पढ़िए। क्योंकि किताब में लोग दुस्साहस नहीं करते जल्दी गलत लिखने का। वो एक अलग ट्रेंड है कि कुछ लोग पूरी गलत किताब ही लिख देते हैं। लेकिन जब कई किताबों का संकलन आप लोग पढ़ेंगे, जब कई किताबों को आप लोग पढ़ेंगे, कई राइटरों को पढ़ेंगे, तब आपके मेधा शक्ति में वो डेवलपमेंट आएगा, वो विकास होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये कोई न समझे कि हमने नौकरी पा लिया है, या मैं एक अच्छा व्यवसायी हूं, या मैं अब तो इन किताबों को पढ़ के मैं नौकरी नहीं पा सकता हूं, तो क्या पढ़ने की जरूरत है, या ये हमारे धर्म का विषय नहीं है, या ये मैं तो कभी इतिहास का विषय नहीं जान पाया हूं, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा ना सोचें आप लोग, इतिहास से जोड़ के रखिए। जमुना प्रसाद मेहता जी जुड़ गए हैं। आप लोग तो जानते हैं, जो लोग मेडिकल का भी एक इतिहास है। अगर जो हमारे पास चिकित्सा की जो व्यवस्था हम लोग अपना रहे हैं, इसका भी अपना एक इतिहास है। वो भी एक इतिहास का माध्यम है। बुद्ध के जो सेवक थे उस समय, जो चिकित्सक थे, जीवक की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़े वो वैद्य थे, बहुत बड़े वो चिकित्सक थे। उनकी किताबें अभी भी हैं। तो ये चीजें कैसे हमें जानकारी होगी? उनके बारे में तो कोई आपको नहीं बताता कि बुद्ध के कौन चिकित्सक थे, उस समय कौन डॉक्टर, बुद्ध का डॉक्टर कौन था। तो ठीक है, ये बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत से विषय हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे को जोड़ के, एक दूसरे को सुन के किताबें लिखे, पढ़े, अध्ययन किए, और अध्ययन की परंपरा को विकसित किए। भारत विश्व गुरु तब था जब उसके पास अध्ययन की समृद्ध परंपरा थी, और आज वो समृद्ध परंपरा नहीं के बराबर है। बीच में डेवलपमेंट अच्छा हुआ, लेकिन उसके आलोचक इतने बढ़ गए कि लोगों ने पढ़ने वालों को न जाने क्या क्या कह दिया, एक अलग वो कैटेगरी उनके डिसाइड कर दी। और इतिहास को तो लोगों ने पता नहीं और न जाने क्या क्या कह दिया कि भाई अरे रे, ये इतिहास ये तो हमारे बस का नहीं है, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा तक लोगों ने कह दिया। लेकिन जो बच्चे ऐसा कहते हैं वो खुद ही केमिस्ट्री में भी इतिहास पढ़ते हैं। भाई केमिस्ट्री का जब आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि तत्व की खोज कौन किया, कैसे किया, किस तरीके से तत्व खोजे गए, एलिमेंट्स जो खोजे गए, और कैसे केमिस्ट्री में कैसे पानी बनाया गया, कैसे हाइड्रोजन बनाया गया, कैसे आप जानेंगे? तब तो आपको प्रयोगशाला में वो फिर उतना काम करना पड़ेगा, तब तो आप एक चीज बना पाएंगे। तो इतिहास उसका सजो के आपने रखा है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इतिहास से डरने, घबराने या भागने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो। राम उग्र मौर्य सर, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और चूंकि आज हमें कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों से जल्दी विदा लेना चाह रहा हूं। और इस वीडियो को, लाइव वीडियो को आप लोग दोबारा सुन सकते हैं, और प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो फिर से सुनिएगा। और आज का जो हमने टॉपिक रखा था वो पुस्तकों को रखा था, और पुस्तकों के माध्यम से एक दूसरे से कैसे लोग पहुंच सकते हैं, या पुस्तकें परंपराओं को किस तरह से जीवित रखी हैं, संस्कृतियों को किस तरह से जीवित रखी हैं, या व्यक्तियों को किस तरह से जीवित रखी हैं, इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में किया। आप सभी ने बड़ी तन्मयता से, बड़े हृदय से, बड़े विशाल मन से आप लोगों ने सुना। इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबको नमस्कार।